रेडी हो जाइए। यूनिट नंबर 8 को अपने को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करना है सर। ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा यूनिट है, मात्र 4 पन्नों का यूनिट है और अपने को ये चारों पन्ने को एकदम बढ़िया से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलना है। एक क्वेश्चन इस यूनिट में से बिल्कुल बिल्कुल पक्का बनता है। अब वो कौन से पार्ट से आता है मैं आपको ऑलरेडी बताते हुए चलूंगा, ठीक है। ओके सर, चलिए आइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेलमेंट के बारे में, सर ये बेलमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय बेलमेंट, क्या होता है आखिर बेलमेंट का मतलब, क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से मुझे, क्या होता है आखिर बेलमेंट का मतलब, जरा बताइए। तो देखो, बेलमेंट का मतलब होता है सर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल के रखा है यहाँ पे बताइए, अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश विल रिटर्न या अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द पर्सन गिविंग देम। अब देखो मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल की मदद से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बेलमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। आइए देखो, जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ एग्जाम्पल के लिए, मैं बात करूंगा ललिता के बारे में। सर ये जो ललिता देवी हमारे क्लास में आई है ना बेटा, ये ललिता देवी के पास क्या है बेटा, मान लो गाड़ी है, गाड़ी का नाम है प्लेजर। अब ये जो प्लेजर है ना, ये खराब हो जाती है बेटा गाड़ी। अब ऐसे केस में ललिता का क्या है, ललिता का एग्जाम है। तो ऐसे इसमें ललिता आती है, बाजू में ललिता के बाजू में मैं रहता हूं, मान लो आईजी सर, है ना, मेरा घर इसके बाजू में ललिता के। ललिता आती है और कहती है आईजी सर एक काम करो ना, प्लीज आपके पास जो एक्टिवा है ना, वो एक्टिवा प्लीज मुझे दे दो। लग रही है कि नहीं लग रही है एक्टिवा, बोलो जल्दी से मुझे, लग रहा है ना एक्टिवा 6G। तो ऐसे केस के अंदर ललिता कहती है कि सर मेरी है ना प्लीज एग्जाम है, आप ये गाड़ी को मुझे दे दो ना। मुझे एक बात बताइए, मैंने ललिता को गाड़ी यूज करने के लिए दिया ताकि ललिता अपने एग्जाम्स को अपीयर कर पाए। तो क्या मैंने ललिता को गाड़ी बेच दिया क्या, नहीं सर। मैंने ललिता को गाड़ी दिया, ललिता को गाड़ी की डिलीवरी दिया ताकि ललिता इस गाड़ी को लेके जाए और एग्जाम्स दे और एग्जाम से आने के बाद मुझे गाड़ी को वापस लौटा दे। इसे क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है बेलमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, इसे बोला जाता है बेलमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो, बेलमेंट इसे कहा जाता है। जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, और जब वो पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो जाए, जब वो पर्टिकुलर पर्पस फिनिश ऑफ हो जाए, तो वो जो गुड्स है ना वो क्या कर लिए जाते हैं सर, वो गुड्स वापस से रिटर्न आ जाते हैं। जिस भी पर्सन ने उन गुड्स को दिया है उसे हम लोग नाम देते हैं बेलमेंट का। ओके सर, ठीक है। अरे भाई साहब क्या होता है यार ये, है ना। बेटा दोपहर के अंदर कंफर्म हो गया इनका लाइट जाना, है ना। दोपहर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म हो गया कि लाइट तो जाके रहेंगे बोले। जब भी ये नासपीटे बच्चों का स्पेशल 26 का रिवीजन चलेगा तो हम लाइट डाल देंगे, लाइट गुल कर देंगे बोले, ठीक है। वापस भी आ गई देखो, बहुत ही खतरनाक। चलो आओ, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा बेटा आप लोगों के साथ कि सर जब गुड्स होते हैं ना, क्या होता है इसके अंदर, सर बेलमेंट के अंदर गुड्स जो है ना, देखिए गुड्स जो है बेटा उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप डिलीवर करते हो फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, और जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो जाए गुड्स को वापस कर दिया जाता है। ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब मैं बात करूंगा दीपक के बारे में। किसके बारे में, बोलो, दीपक के बारे में। मान लो दीपक के पास क्या है बेटा, दीपक के पास हीरो होंडा बाइक है। क्या है, बोलो, हीरो होंडा बाइक है। अब क्या होता है, दीपक की ये जो गाड़ी है ना, ये दीपक की गाड़ी पंचर हो जाती है। क्या हो जाती है, बोलो, पंचर हो जाती है। अब दीपक क्या करता है, दीपक इस गाड़ी को पंचर मैन को, पीएम को दे के आता है। फिर दीपक बाद में पंचर मैन गाड़ी को रिपेयर कर देता है और दीपक उसके पास से क्या लेके आता है बेटा, गाड़ी लेके आता है और उसको मान लो 100 रुपए दे देता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पंचर रिपेयर किया तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो उसको 100 रुपए और 100 रुपए दे देता है और क्या करता है, और उससे गाड़ी ले लेता है। अब ऐसे केस में ये भी जो हुआ ना, इसे भी हम लोग बेलमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, सर इसे भी बेलमेंट बोला जाता है। सभी लोग बोलेंगे क्या बोला जाता है, सर इसे भी बेलमेंट बोला जाता
है। समझिए क्या बात को? यस सर। तो हमने ये कहा सर, बेलमेंट का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को गुड्स हैंड ओवर करता है, और वो गुड्स हैंड ओवर करता है फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। जैसे ललिता को अपन ने दिया था यहाँ पर गुड्स, वो एग्जाम दे पाए, और यहाँ पर सेकंड केस में दीपक ने गुड्स को दिया ताकि वो पंचर को रिपेयर कर पाए, ठीक है ना। तो इसको बेलमेंट कहा जाता है। ओके सर। अब देखो, पार्टीज टू बेलमेंट, दो प्रकार की पार्टीज होती है बेलमेंट की। एक तो बेटा होती है बेलर, और दूसरा होता है बेली। बेलर का मतलब होता है जो व्यक्ति गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसे बेलर बोला जाता है, और जिस व्यक्ति को गुड्स दिए जा रहे हैं उसे बेली बोला जाता है। मुझे बताइए बेलर कौन होगा? दीपक होगा सर बेलर। दीपक क्या होगा बोलो? बेलर। और बेली कौन होगा? पंचर मैन। बेली यहां पर रहने वाला है, ठीक है सर। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ बेलमेंट के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट के बारे में बात करूं तो देखो, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो पंचर मैन है ना, वो दीपक का दोस्त है एग्जाम्पल के लिए, तो दीपक को फ्री में बेटा पंचर रिपेयर करके दे देता है। तो मैं बोलूंगा दीपक ने जो गाड़ी दिया उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ दीपक को मिला। कभी कभार एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली भी हो सकता है, जैसे ललिता मेरे से गाड़ी लेके गए, मैं चिंदीगिरी करूंगा क्या, 20 रुपए लाओ पेट्रोल के, ऐसा बोलूंगा क्या बेटा? नहीं बोलूंगा। तो इसमें फायदा किसका हुआ? ललिता का हुआ। तो इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। और कभी कभार मैक्सिमम ऑफ टाइम म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली के लिए होता है, जैसे कि दीपक ने 100 रुपए दिए पंचर मैन को, और पंचर मैन ने बेटा पंचर रिपेयर करके दिया, यानी कि बेलर का भी फायदा और बेली का भी फायदा। क्या कहा मैंने? बोलो, बेलर का भी फायदा और बेली का भी फायदा। समझे क्या बात को? दोनों का फायदा फायदा, दोनों का फायदा फायदा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों का फायदा फायदा होता है उन्हें बोला जाता है म्यूचुअल बेनिफिट। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। उन्हें बोला जाता है म्यूचुअल बेनिफिट। समझे क्या आप बात को? है ना? यस सर। ओके। अब देखो सर, अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड के बारे में। सर ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड बेलमेंट को दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है वॉलेंटरी बेलमेंट। वॉलेंटरी बेलमेंट के अंदर आपको बदले में पैसा मिलता है, क्या रेम्यूनरेशन, गेन कुछ होता है क्या? नहीं। जैसे ललिता के केस में मैंने गाड़ी दिया पर मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, तो इसे बोला जाता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट इसे कहा जाता है। तो देखो, व्हेन द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस डज इट फ्री ऑफ चार्ज, जब एक प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इसको फ्री ऑफ चार्ज करता है तो इसे बोला जाता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस का पंचर मैन के केस में, जहां पे दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिलता है, जैसे अपने केस में क्या हुआ था, बेनिफिट पंचर मैन को 100 रुपए का मिला था, और दीपक को क्या हुआ, पंचर रिपेयर करके मिल गया, उसका बेनिफिट मिला। तो यहां पर इसे बोला जाता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो बच्चे, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? फटाफट फटाफट बोलो। यस सर। ठीक है, आइए। तो मैंने क्या कहा? मैंने सर यहाँ पर बेलमेंट के बारे में बताया, मैंने पार्टीज टू बेलमेंट के बारे में बताया, फिर मैंने टाइप्स ऑफ बेलमेंट के बारे में बताया, और अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं एसेंशियल्स रिगार्डिंग बेलमेंट के बारे में। मतलब सर बेलमेंट के क्या क्या एसेंशियल्स है, अब मैं आपको इन टॉपिक्स को पढ़ाने जा रहा हूं। सारे लोगों का मुझे ध्यान चाहिए एकदम बढ़िया से, ठीक है ना? एकदम अच्छे से फोकस करना बेटा, किसके ऊपर? इन टॉपिक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या सर, सर सबसे पहले एसेंशियल ऑफ बेलमेंट क्या है? पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए सर। बस एक बात ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अपन लोगों ने नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा था, बेलमेंट वाला पॉइंट पढ़ा था। क्योंकि देखो ना, कौन से टाइप ऑफ बेलमेंट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन की कोई नीड नहीं है, कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे क्या आप बात को? है ना? इसलिए सर कंसिडरेशन मे नॉट बी नेसेसरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका क्या होना चाहिए सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, अगला सर सेकेंड वाला पॉइंट कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? बोलो, डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर ये डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या कहता है? इसका मतलब है कि बेलमेंट जो है ना,
ये केवल और केवल मूवेबल गुड्स के अंदर हो सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो। बेलमेंट जो है ना, ये केवल और केवल मूवेबल गुड्स में हो सकता है। क्या ये इमूवेबल गुड्स या मनी का हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है। बेलमेंट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑफ मूवेबल गुड्स, इस बात का ध्यान रखना। मतलब सर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका कभी बेलमेंट नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे घर की जमीन खाली पड़ी है, तुम इस पर खेती कर लो और मुझे रेंट देना, ये बेलमेंट नहीं होता है। मूवेबल गुड्स का हमेशा बेलमेंट होता है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर किया जाता है फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। तो मूवेबल गुड्स में ही डिलीवरी पॉसिबल है, इमूवेबल गुड्स में तो डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। और मनी तो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होता है, मनी तो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आता। ये सोगा में भी अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस। अब देखो डिलीवरी जो होती है गुड्स की, ये दो प्रकार की होती है। एक एक्चुअल डिलीवरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मिट्टी का ग्लास आपको दे दिया बेटा, तो इसे एक्चुअल डिलीवरी कहा जाता है। या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास आलू है जो गोडाउन में पड़े हुए, जिसकी रखवाली मिस्टर ए कर रहा है मेरे बिहाफ में। अब मैं आपको आलू बेच दूं, आप मिस्टर ए को कहते हो मैं तुझे सैलरी दूंगा, तू आलू की रखवाली मेरे बिहाफ में करना है, ऐसा आप कहते हो उसको। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब डिलीवरी मतलब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स जहां पर थे वहां पर ही रहते हैं, बट पहले जिसके पास कंट्रोल था उसके पास से दूसरे के पास कंट्रोल चले जाता है। क्या? यस सर, चले जाता है, जिसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोला जाता है, बोलो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें क्लियर? क्या सभी लोग फटाफट बता देंगे? पहला पॉइंट अपन ने कहा कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पढ़ा कि कंसिडरेशन आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया डिलीवरी ऑफ द गुड, जहां पे मैंने बताया कि दो प्रकार की डिलीवरी होती है, एक तो एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव। तीसरा पर्पस। सर बेलमेंट का पर्पस क्या होता है? कुछ ना कुछ पर्पस से, देखो गुड्स कोई भी पर्पस से डिलीवर किया जा सकता है। जैसे मेरी इच्छा थी ललिता को मदद करने की, या मान लो फॉर एग्जांपल दीपक की इच्छा थी कि वो पंचर मैन को 100 रुपए देना चाहता है, और पंचर मैन की इच्छा थी कि वो पंचर को रिपेयर करके देना चाहता है। तो इन पर्पस से गुड्स की डिलीवरी की जाती है। सर बेलमेंट के अंदर पोजीशन चेंज होता है क्या? हाँ बेटा, ध्यान रखना, बेलमेंट के अंदर पोजीशन हमेशा हमेशा चेंज होता है। क्या कहा मैंने, बोलो। बेलमेंट के अंदर पोजीशन हमेशा हमेशा चेंज होता है, तभी बेलमेंट वो फैसिलिटेट होगा। और सर बेलमेंट के अंदर यहां पर गुड्स रिटर्न किए जाते हैं क्या? बिल्कुल, रिटर्न ऑफ गुड्स भी बेलमेंट में होता है। एक तो गुड्स एज इट इज होंगे, या अगर मैं कुछ रिपेयर करने बोलूं, मान लो पंचर मैन ने बोला कि टायर बहुत ही खराब हो गया, तो दीपक बोल सकता है एक काम करो, नया टायर ट्यूब डाल दो, है ना। तो अल्टर करके भी बेलर के डायरेक्शन पर, बेलर के कहने पर क्या अल्टर करके भी मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो रिटर्न ऑफ गुड्स है वो एज इट इज सेम फॉर्म में भी हो सकता है, या रिटर्न ऑफ गुड्स सेम फॉर्म में भी हो सकता है, या अल्टर करके भी किया जा सकता है। क्या? बोलो बच्चों। हाँ सर, अल्टर करके भी किया जा सकता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? क्या एकदम बढ़िया तरीके से, फैंटास्टिक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट है क्या? जल्दी से यस लिख देंगे सारे बच्चे जितने भी इसको लाइव देख रहे हैं फटाफट। आप लेक्चर को लाइक नहीं करते, भगवान, मैं ना मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े पाप का भागीदार बन रहे हो आप बेटा। क्या बोलूं मैं, भगवान देख लीजो, है ना। नहीं नहीं, बस देख लेना अब, है ना। बस अब समझ जाओ बेटा देखने का मतलब क्या है। और भगवान जी देख लिए तो पूरा ही देख लेते फिर वो, है ना। हनी सिंह भी हमारे क्लास में आ रहे, कमेंट कर रहे, पर बच्चे लाइक नहीं कर रहे, बहुत ही हो गया। ये बादशाह फैंस तो नहीं है बेटा हमारे इसमें, है ना। चलिए सर, आओ। जितनी करो प्रसाद उतनी कमी है बेटा, है ना। फिर भी डेली 3 तो करना ही चाहिए आपने। 3 क्वेश्चंस तो बेयर मिनिमम करना, मतलब गिरे से गिरे हालत में किसी भी बच्चे ने 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए डेली, ठीक है ना। यस। आओ। ओके। चलो 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 सर, आ जाएंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, सारे लोग फोकस करना। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? अब मैं यहां पर बात करूंगा, सुनो सुनो सुनो, अब मैं अगर बात करूंगा आपके साथ अगले वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। आ जाइए, अगला पॉइंट देखिए क्या, ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। किसके बारे में बोलेंगे, बोलो जल्दी से। ड्यूटीज, समझना, ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो अपने को पढ़ना है ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या क्या है, फिर अपने को पढ़ना है ड्यूटीज ऑफ बेली क्या क्या है, फिर अपने को पढ़ना है राइट्स ऑफ बेलर क्या क्या है, और फिर अपने को पढ़ना है राइट्स ऑफ बेली क्या क्या है करके। तो ये पूरे पॉइंटर्स अपने को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलो
सर सबसे पहली बात, ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। इसी का हिंदी में मतलब होता है जिम्मेवारियां। तो एक बेलर की क्या क्या जिम्मेवारियां है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, डिस्क्लोज दी नोन फैक्ट्स। अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, जैसे ललिता वाला केस है बेटा, तो मुझे अगर गुड्स के अंदर कोई फॉल्ट के बारे में पता है तो मैंने उस गुड्स के फॉल्ट के बारे में ललिता को बताना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि जो ब्रेक है ना राइट साइड वाला, वो अच्छे से लगता नहीं है करके, तो मैंने ये बात ललिता को बताना चाहिए क्या? हाँ सर, मैंने ये बात को ललिता को बताना चाहिए, मैंने बोलना चाहिए, ललिता मैं जानता हूं वैसे तो आप गाड़ी को पैर से ही रोकोगी, बट फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गाड़ी का जो राइट साइड वाला ब्रेक है ना वो हल्का सा लूज है, तो उसको थोड़ा सा जम से प्रेस करना। समझे क्या? तो ये मेरी क्या है बेटा? ये मेरी ड्यूटी हुई। क्या हुई बोलो जल्दी से? ये बेलर की ड्यूटी हुई बेटा, ये उसको बताना ही पड़ेगा क्या? हाँ सर, ये उसको बताना ही पड़ेगा सर। लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं जूम कार के ऊपर अपनी कार लिस्ट करके रखा हूं बेटा। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये जो कौन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे भूवेश के बारे में। ये जो भूवेश है ना, ये भूवेश बेटा कार को बुक करता है, जूम कार के ऊपर कार को बुक करता है। तो अब ये हुआ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। तो ऐसे केस में मैं बेटा ध्यान रखना, अगर मैं कोई चीज के लिए अवेयर हूं या मैं कोई चीज के लिए अवेयर नहीं हूं, लेकिन मैं क्या रिस्पॉन्सिबल रहूंगा क्या? हाँ सर, रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार के जो ब्रेक है ना वो फेल थे बेटा, ये मुझे नहीं पता था। भूवेश बेटा भूवनी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था और वो ब्रेक दबाया गलती से और ब्रेक नहीं लगा, उसने कार का हैंडल मुड़ा और कार सीधा बेटा पानी में। मुझे एक बात बताइए, यहां पर भूवेश को जो नुकसान हुआ है, क्या मुझे उस नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक बहुत ही वाहियात मूवी आई थी बेटा सलमान भाईजान की, जिसका नाम था प्रेम रतन धन पायो करके, है ना? अब समझना बात कि वो मूवी ने धन तो बहुत कमाया था, लेकिन जो अपना रतन, जो अपना चैन छीना था ना, वो खतरनाक था बेटा। बहुत ही वाहियात मूवी, इतनी वाहियात मूवी कभी बननी नहीं चाहिए। उसके बाद भाईजान को बैन कर देना चाहिए था। बट उसके अंदर एक सीन बड़ा जबरदस्त था। उसके अंदर भाईजान क्या करते हैं, वो घोड़े के पीछे वो होता नहीं है क्या, उसके ऊपर वो जा रहे होते, और जानबूझ के वो जो घोड़े वाला है ना, उसके वो जो जो भी टांगा है उसके नट को है ना ढीला कर दिया जाता है, उसके चक्के को। ये घोड़े वाले को पता था। तो ऐसे केस के अंदर वो घोड़ा वाला क्या रिस्पॉन्सिबल होगा क्या बेटा? भाईजान को जो भी चोट वोट पहुंची उसके लिए, हाँ सर, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? है ना? यस सर, समझ गए क्या बात को? बोलो 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 जल्दी से मुझे, है ना? यस, आ जाओ। चलो, ये हुआ पहला वाला पॉइंट। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है? देखो, सेकंड पॉइंट, टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब सवाल बनता है, सर नेसेसरी एक्सपेंसेस कब पे किए जाते हैं? देखो, अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो बेलर यहां पर लायबल होगा नेसेसरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। मतलब क्या? जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी दिया बेटा, किसको गाड़ी दिया? अपने ललिता को। तो ललिता अगर गाड़ी में पेट्रोल भराएंगी तो मुझे उसको रियम्बर्स करना पड़ेगा, और मान लो गाड़ी पंचर हो गई तो वो भी खर्चा मैं ही बेयर करूंगा, या गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो भी खर्चा मैं ही बेयर करूंगा। मतलब ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में नेसेसरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो, बेयर तो भैया करना पड़ता है बेलर को। किसको? बेलर को। पेट्रोल का खर्चा नेसेसरी एक्सपेंसेस है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इंजन खराब हो गया तो भी मैं ही बेयर करूंगा। लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, जैसे जूम कार, तो इस केस के अंदर बेटा भूवेश को पेट्रोल भराना पड़ेगा कार के अंदर, मतलब नेसेसरी एक्सपेंसेस भूवेश बेयर करेगा। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, मान लो इंजन खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, को भारी भरकम खर्चा हो गया कार पर, तो वो मुझे करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, वो मुझे करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ लगा? बोलो ना जल्दी से, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? कर लगा तुम्हारा, है ना? बोलिए फटाफट, है ना? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपके साथ कि नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है ना बेटा, ये कौन बेयर करता है? ये बेयर करता है बेलर। कौन बेयर करता है बोलो? बेलर। कौन बेयर करता है बोलो? बेलर बेयर करता है। चले क्या, आगे बढ़े क्या? यस, चलिए अब देखो क्या तीसरा, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है, मान लो सर भूवेश ने 2 दिन के लिए बेटा गाड़ी किराए पर ली थी मुझसे। भूवेश ने कहा था सर देखो मैं नागपुर आया हूं करके, यहाँ पे भूवेश ही रहती है, मुझे 2 दिन तक गाड़ी आपकी चाहिए, हम मुझे घूमना है, हमें कहीं बाहर घूमने जाना है करके। अब ऐसे केस के अंदर भूवेश ने 2 दिन के लिए बेटा कार मुझसे लिया, मैं 1 दिन बाद ही भूवेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूं।
बेचारा भूवेश ने जो जो सोचा था बेटा, भूवेश ने सोचा था भूवेशी का बर्थडे मनाऊंगा, कार के डिग्गे में फुग्गे लगाऊंगा, कार की डिक्की खोलेंगी, बलून निकलेंगे। आप समझ रहे बात को? मैंने वो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। भूवेश ने कार को सजाया, मैं कार ही वापस लेके आ जाता हूं, मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, बढ़िया मैंने डिक्की खोल के केक काटा। अब आप समझिए बात को, यहां पर मैंने प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया। मतलब क्या कि 2 दिन का वादा हुआ था पर 1 दिन में ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को, समझना, समय से पहले ही कैंसिल कर देता हूं, तो क्या आपको लगता नहीं क्या भूवेश भी समय से पहले ही भूवेश को, है ना, खैर वो बात अलग है, लेकिन सर इसके अंदर भूवेश का जो नुकसान हुआ, भूवेश क्या बोलेगा, मुझे उस नुकसान का कंपनसेशन चाहिए। मतलब 1 दिन पहले अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया और अगर इसके कारण मुझे कुछ डैमेज हुआ होगा ना, तो वो डैमेज की भरपाई भी कौन करेंगे? आईजी सर आप करोगे। कौन करेगा बोलो जल्दी से? आईजी सर आप करोगे। ऐसा किसको बोलना पड़ेगा? ऐसा बोलना पड़ेगा बेटा भूवेश को। और भूवेश मुझसे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, केक का खर्चा, बलून का खर्चा और बाकी डेकोरेशन वगैरह का खर्चा। और सर मुझे बताइए, अगर भूवेश अगले दिन के लिए दूसरी कार बुक करता है, आपने 1000 रुपए में कार दी, भूवेश ने 1200 रुपए में किया, तो 200 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे वो भूवेश मुझसे क्लेम कर सकता है क्या? हाँ सर कर सकता है। अगला नेक्स्ट, इंडेमनीफाई एनी लॉस सस्टेन बाय दी बेली। सर मुझे बताइए, अगर बेली को कोई भी नुकसान होता है बेटा, क्या होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो मैं उस नुकसान को क्या करके दूंगा? मैं उस नुकसान की भरपाई करा के दूंगा। किसको बेटा? नुकसान की भरपाई करा के दूंगा बेली को। इसके अलावा जब यहां पर बेली गुड्स को लेके आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पंचर वाले को बेटा गाड़ी दिया या मैंने सर्विस वाले को गाड़ी दिया, अब शाम में सर्विसिंग हो गई, वो मुझे फोन कर रहा है बेटा कि गाड़ी आके लेके जाओ, अब मैं लाता नहीं हूं गाड़ी, तो उसको पेड पार्किंग में रखना पड़ता है गाड़ी, जिसके लिए उसको 50 रुपए देना पड़ता है। क्या वो मुझसे 50 रुपए क्लेम कर सकता है? हाँ सर क्लेम कर सकता है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गुड्स को लाने की, और मैं अगर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो ऐसे केस में जो भी चार्जेस होंगे बेटा, जो भी गुड्स को संभालने के चार्जेस होंगे ना, वो खर्चा किसको बेयर करना पड़ेगा? बेलर को बेयर करना पड़ेगा। समझे क्या बात को? किसको बेयर करना पड़ेगा? बेलर को बेयर करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? राहुल कह रहा है इतनी मेहनत कौन करता है? भाई राहुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 नंबर के गेल सप्पे लोग होते हैं भाई। मेरे आजू बाजू मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, मतलब है भी ऐसा, तो उसने किया था, बट मैं बताऊं क्या, फायदा बहुत हुआ था भाई हमको। मतलब क्या हुआ था भाई, जिसके लिए उसने किया उसने तो भाव नहीं डाला, वो तो चले गई बेटा, पर जो उसने इंतजाम बाकी किया था खाने पीने का, उससे बाकी हम 2-3 दोस्तों के मजे बहुत हो गए। मजा आ गया भाई। उस समय तो ऐसा था ना भाई, पढ़ाई के घर पे भी था, ऐसा पैसा वैसा थोड़ी देते थे एकदम। आजकल तो बच्चों को ऐसा 1000 रुपए पॉकेट मनी वगैरह, हमको तो 50 रुपए मिलती थी मात्र, वो भी बड़ी मुश्किल से रुला रुला के, उसमें भी मम्मी कुछ ना कुछ कंची मार देती थी। या जहां मैं पैसे रखता था, मान लो 3 नोटे तो एक गायब कर देती थी, बोलती थी तू कहीं पे भी रख देता है करके। फिर मुझे समझा मैं कहीं पे भी नहीं रखता था, मम्मी जहां पर मैं रखता था वहां पे आके ढूंढ के बराबर 1 नोट गायब कर देती थी, है ना। ये बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ, पर मुझे कभी कभार लगता है वो कंट्रोल भी अच्छा था बेटा, है ना। अब आजकल क्या है, ऐसा ही पूरे बिगड़े, है ना, पर क्या करेंगे। तो अब अरे पर मजा आया था भाई उसमें, तो हमने सोचा भी था कि, पर फिर हमको लगा भी यार ये अब 1 साल तो हो गया, अब अगले साल तो नहीं होगा क्योंकि इतना तो टिकेगा नहीं, हमको ऐसा समझ में आ गया था। तो फिर बोला चल दो एक बार की चांदनी सही, ठीक है। आओ अब देखो अगला, ड्यूटीज ऑफ बेली के बारे में बात करेंगे। सर ये ड्यूटीज ऑफ बेली के अंदर क्या होता है? देखिए, ड्यूटीज ऑफ बेली का मतलब, सुनो सुनो सुनो, ड्यूटीज ऑफ बेली का मतलब ये होता है कि बेली की क्या क्या जिम्मेवारियां है करके। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से? बेली की क्या क्या जिम्मेवारियां, मतलब मैं जिसको गुड्स दे रहा हूं उसकी क्या क्या जिम्मेवारी है। तो देखो, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे भूवेश को गाड़ी दो और भूवेश बेटा गाड़ी को ऐसा स्किट मारे उससे, ऐसा ऐसा, है ना, और कुछ कुछ मारे बेटा वो गाड़ी पे, आप सोच के देखिए, मतलब ऐसा स्टंट मार रहा है अलग अलग, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर आप सोच के देखिए यार, ये तो गड़बड़ है ना। मतलब भूवेश ने रीजनेबल केयर करना चाहिए ना गुड्स का, गाड़ी दूसरे की मतलब कैसे भी भगाओ, ये क्या बात हो गई भाई। भूवेश भगाभग सिग्नल तोड़ रहा है बेटा, ऐसा नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दे रहा है, सलमान भाई बढ़ रहे हैं फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूवेश ने रीजनेबल केयर करना चाहिए, किसका? गुड्स का। भूवेश ने रीजनेबल ध्यान रखना चाहिए, ऐसा यहां पर लॉ कहता है, ठीक है। दूसरा, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। मतलब क्या? भूवेश
भूवेश ने मुझे बोला था कि सर मैं नागपुर के बाहर नहीं जाऊंगा। भूवेश को जब मैंने ट्रैक किया लोकेशन, तो भूवेश बेटा मुझे पुणे हाईवे पे दिख रहा है। मुझे एक बात बताइए, तुम नागपुर के बाहर नहीं जाओगे और तुम निकल पड़े हो इधर उधर कहीं पर, तो ऐसा थोड़ी चाहिए भैया। गुड्स का आपने जो यूज बोला था, आप उसी यूज के लिए गुड मतलब उसी पर्पस के लिए आप गुड्स का इस्तेमाल करो, भलते ही किसी पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करोगे क्या? नहीं। जैसे ललिता ने बोली एग्जाम देने मुझे जाना है, मैं ऐसे ही शाम में बेटा टहल रहा था, तो मैंने देखा कि ललिता ललिता ललित के साथ घूम रही है करके, मैंने कहा ये कौन से एग्जाम है और ये कौन से एग्जाम पेपर दिए जा रहे हैं करके, आप समझना। तो ऐसे इसमें इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स हुआ क्या? हाँ सर हुआ ना। तो एक बात ध्यान रखना, बेली ऐसा नहीं कर सकता। पहली बात तो सुनो ना, पहली बात तो कि बेली ने रीजनेबल ध्यान रखना चाहिए गुड्स का, और दूसरा उसने इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना चाहिए गुड्स का। बताया कुछ और कर कुछ और रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा, अब देखो, नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब क्या बोल के रखा है यहाँ पे? नॉट टू मिक्स द गुड्स। मतलब यहाँ पे बेली की जिम्मेवारी है कि वो खुद के गुड्स के साथ मिक्स कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। अगर वो गुड्स को मिक्स भी करता है कंसेंट से, मतलब पूछ के मिक्स करता है, तो दोनों का रिस्पेक्टिव ओनरशिप रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 किलो चावल बेटा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रखा वंशिका के पास। अब वंशिका ने मुझसे पूछा कि सर ये चावल और मेरे पास भी 10 किलो या मेरे पास भी 20 किलो चावल है, मैं मिक्स कर दूं क्या सेम ही क्वालिटी के? मैंने कहा कर दो। अब ये 30 क्वालिटी हो गए, तो मतलब 30 किलो हो गए, तो 30 किलो के अंदर 20 किलो का राइट वंशिका के पास है, 10 किलो का राइट मेरे पास है। पर मान लो सर वंशिका गुड्स को मिक्स कर देती है विदाउट कंसेंट, और अगर आप इसको सेपरेट कर सकते हो तो खर्चा कौन उठाएगा सेपरेशन का? वंशिका उठाएंगे। जैसे अब चावल को मिक्स कर दिया पर ये तो अलग नहीं हो पाएंगे, तो वंशिका को मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर बिन पूछे वंशिका ने क्या किया है, बिन पूछे वंशिका ने अगर मिक्स कर दिया है चावल को, तो उस केस के अंदर पूरा कंपनसेशन मुझे कौन करेंगी? वंशिका करेंगी। ओके, फिर आता है रिटर्न द गुड्स। मुझे बताइए, पंचर मैन ने पंचर को रिपेयर कर दिया या ललिता की एग्जाम हो गई, तो क्या लगता है आपको? गुड्स वापस लौटाना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए गाड़ी को, मजा आ रहा है इसलिए? सर ऑब्वियस ही बात है, गुड्स को वापस करो, तो उसे ही बोला जाता है रिटर्न ऑफ गुड्स। यानी कि एक बेली की जिम्मेवारी होती है कि आपको गुड्स को क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है। इसके अलावा रिटर्न द एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। अब रिटर्न द एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा सावन के बारे में। मैं सावन के पास बेटा, मेरे पास 2 गैया है, मैं 2 गैया सावन के पास छोड़ के जाता हूं बेटा, ठीक है ना? ओके, और मैं कहा गया हूं, मैं सिंगापुर मान लो घूमने गया हूं 1 महीने के लिए। मैं 1 महीने बाद आता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो गैया थी उन्होंने एक बछड़े को जन्म दिया है। तो सावन क्या बोलेगा? सावन ऐसा बोल सकता, आपने मुझे 2 गैया दी थी, मैं 2 गैया वापस करूंगा, बछड़ा अपने पास रखूंगा। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता। अगर गुड्स के ऊपर कुछ भी एक्रीशन हुआ है ना, तो वो एक्रीशन आपको मुझे देना पड़ेगा। मान लो मैंने अपने शेयर्स आपके पास अभी कुछ दिनों के लिए रखा हूं ताकि आप मुझे लोन दे दो। अब उसी के बीच में शेयर्स पर बोनस डिक्लेयर हो जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते बोनस मैं रख लूंगा, तुम अपने ओरिजिनल शेयर्स रख लो करके। ऐसा होता क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या बात है? यस सर। इसके अलावा नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। मान लो मैंने सर भूवेश को यहाँ पे गाड़ी दिया था, भूवेश क्या किसी और को, पूर्वा को बेच सकता है क्या गाड़ी को? नहीं सर, नहीं बेच सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो, बेच सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बेच सकता है। इस बात का ध्यान रखना, मतलब वो एडवर्स टाइटल सेट नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, वो एडवर्स टाइटल सेट नहीं कर सकता, ऐसा मैं यहां पर कह रहा हूं। मतलब कि सर अगर मैंने आपको टाइटल दिया है तो आप उस टाइटल, मतलब अगर आपके पास टाइटल है तो आप आगे गुड्स को बेचो, पर अगर आपके पास टाइटल नहीं है तो आपको क्या गुड्स को बेचना है क्या? नहीं सर, आप गुड्स को आगे नहीं बेच सकते। अब हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ बेलर के बारे में। सबसे पहला, राइट टू टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर मुझे पता चलता है कि गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है बेली, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं क्या? हाँ सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है? ओके, अगला, राइट टू डिमांड बैक दी गुड्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस कंप्लीट हो जाए या जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाए, तो मैं क्या गुड्स को वापस मंगवा सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूं भूवेश भाई 2 दिन हो गए, चलो निपटाओ, जल्दी जल्दी आओ करके, और ना मतलब जल्दी जल्दी जहां पर भी हो तुम आ जाओ फटाक से, मेरे गुड्स मेरे को वापस करो। तो मैं डिमांड बैक कर सकता हूं अपने गुड्स को। सर अगर कोई रॉन्ग डूअर है, जैसे भूवेश बेटा गाड़ी के साथ इधर उधर बेटा गेड़िया चला रहा है, गेड़िया मार रहा है, ये इधर उधर ऑफ रोड कुछ कुछ कर रहा है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर ध्यान रखना, मुझे पता है ये मेरे गाड़ी को डैमेज कर रहा है,
तो मैं उसके खिलाफ क्या केस भी फाइल कर सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल केस फाइल कर सकता हूं। इसके अलावा राइट टू स्यू दी बेली, मैं बेली के ऊपर केस फाइल कर सकता हूं इनकंसिस्टेंट यूज के लिए, और अगर मुझे कुछ डैमेज हुआ है तो मैं उसका कंपनसेशन भी मांग सकता हूं। जैसे ऐसा सेम हुआ था हमारे साथ गोवा में। मैं, मोनी सर, पीपी सर, तेजस सर, हम लोग गोवा गए थे, तो हमने वहां पे टू व्हीलर लिया था। तो टू व्हीलर, अब क्या हुआ, जो एक टू व्हीलर थी ना बेटा, वो डैमेज हो गई थी हमसे। अब वो हमसे नहीं होती, वो डैमेज होंगी पहले से, बट वो ऐसा बता रहा था सामने वाला व्यक्ति जैसे वो हमसे डैमेज हुई करके, मतलब उसका जो शॉकअप होता है ना, सस्पेंशन, वो टूट गया था। अब उस चक्कर में क्या हुआ, अब उस केस के अंदर वो पर्सन हमसे कंपनसेशन मांगा। अब वो पर्सन बेलर था, हम बेली थे, और उसने हमसे 1500 रुपए जो मांगा बेटा, वो क्या हो गया, वो कंपनसेशन हो गया। समझना बात को, वो क्या हो गया, वो कंपनसेशन हो गया। किसके लिए? कि जो भी उसका वो सस्पेंशन टूटा है बेटा, उसका कंपनसेशन हो गया। समझे क्या? अरे बहुत छोटे लोग रहते भाई वहां पे, है ना, ऐसा पहले से टूटा हुआ रहेगा, पहले से स्क्रैच रहेगा, और बोलेंगे तुमने किया और तुमसे पैसे ऐट लेंगे, मतलब बहुत ही हो गए। तो ठीक है, पर हमारे पीपी सर चिले। अच्छा ये हुआ क्या, वो बोल रहा है भैया 2500 लगेंगे। पीपी सर बोल रहे देख हमको भी पता है ये टूटा नहीं है, हम 1500 रुपए देंगे करके। बोल मान रहा है क्या? नहीं तो हम जाते करके, है ना, चाहे जो करना है करने, हम जा रहे। तो बोले ठीक है भैया दे दो 1500, आपका नहीं मेरा नहीं, लगा दूंगा 1000 रुपए। बोला हाँ, है ना, अब समझ में आ गया चुट्टागिरी, है ना। हाँ, ये है चुट्टे, है ना, ऐसा। चलो, 2500 की चीज तुम 1500 में सेटल कर रहे हैं, हम तो बच्चे ही बैठे हैं ना इधर, मतलब भूत ही हो गए तो। चलो चलो चलो, हर बार का है उनका ऐसा, मतलब वहां पे ऐसा पैटर्न है, ये हमको बाद में पता चला, है ना, पहले नहीं पता चला, बाद में पता चला, लेट हो गए हम। अब अगली बार हम लोग पहले से ऐसा सब बोलो सोच के जाएंगे। बैचलर पार्टी बढ़िया नहीं बेटा, फैमिली के साथ गए थे। चलो, हम चार अगर बाइकें ले रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब फैमिली के साथ ही जाएंगे ना, क्या चार अकेले अकेले पर्सन के लिए एक एक बाइक लेंगे क्या? वाह रे वाह, नाच पीटे। आओ, चलो, देखो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब मैं राइट्स ऑफ बेली के बारे में बात करूंगा। आइए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। सर एक बेली के क्या क्या अधिकार होते हैं? सर बेली के अधिकार होते हैं, सबसे पहला राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट ओनर। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक गुड्स के दो ओनर है, तो बेली दोनों में से किसी भी ओनर को गुड्स दे सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, राइट टू इंडेमनिटी। अगर सर बेली का कुछ भी खर्चा हुआ है, जैसे अगर मान लो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है बेटा, तो नेसेसरी या एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस हुआ है तो क्लेम मांग सकता है। और अगर मान लो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है और एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस हुए, तो अगेन वो क्लेम मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है। इसके अलावा राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। अगर गुड्स फॉल्टी रहे जिसके कारण उसको डैमेज हुआ, तो अगेन वो कंपनसेशन मांग सकता है। सर नेसेसरी एक्सपेंसेस भी मांग सकता है, जस्ट मैंने आपको बताया। सर मान लो मेरे पास कोई गुड्स है, जैसे भूवेश को मैंने गाड़ी दिया बेटा, अब क्या होता है, अब एमवी सर जाके भूवेश को बोलते हैं ये गाड़ी मेरी है, मेरी गाड़ी मुझे लौटा करके। अब भूवेश कंफ्यूज हो गया कि ये गाड़ी आईजी सर की है या ये गाड़ी एमवी सर की है करके। समझे क्या बात? कोई किसकी गाड़ी है, भूवेश कंफ्यूज हो गया। तो भूवेश जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के पास और बोल सकता है क्या, कि आप डिसाइड करके दो कि भैया टाइटल किसका है, जिसका टाइटल है मैं उसको क्या दे दूंगा, मैं उसको गाड़ी दे दूंगा। इसके अलावा राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन। राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन का मतलब क्या होता है, कि जो अगर समझना, जब तक बेटा बेली को अपना कंपनसेशन या पैसा नहीं मिल जाता, वो लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। वो ऐसा बोल सकता है कि इस गुड्स के ऊपर मैं क्या करके रखूंगा, कब्जा जमा के रखूंगा। क्या करके रखूंगा बोलो? गुड्स के ऊपर मैं कब्जा जमा के रखूंगा, ऐसा वो बोल सकता है। इसे पर्टिकुलर लीन बोला जाता है। और सर यहाँ पे जनरल लीन का भी राइट आता है यहाँ पर, कि अगर पर्टिकुलर लीन नहीं होता है तो जनरल लीन को भी एक्सरसाइज कुछ केसेस के अंदर कर सकता है, जो यहाँ पर आपको आने वाला है पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन के केस में। ठीक है, आ जाओ सर, आओ ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए। अब देखो अगला क्या सर, अब मैं बात करूंगा टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ूंगा बोलो जल्दी से? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बारे में मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। एकदम बढ़िया से ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से फोकस करना। इसके लोफी प्लीज स्पैम मत कीजिए। आप वीडियो के एंड में जाएंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, मैं बता दूंगा नोट्स कहाँ मिलेंगे। फिर भी ज्यादा ही गाइए तो ये यहाँ पे मिलेंगे IGSir.in के ऊपर। चार्ट बुक अवेलेबल है, आप चार्ट बुक को वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलो आओ, आ जाओ, अब ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे कैसे, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे रिवाइज करें पढ़ के, और कैसे रिवाइज करेंगे बेटा, है ना? जैसे रिवीजन लेक्चर हो रहा है, रिवीजन लेक्चर देखने का, रिवाइज करने का, पढ़ने का, खुद से रिवीजन होता फिर बढ़िया, है ना? आओ चलो, अब देखो,
अब बात करेंगे सर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बारे में। किसके बारे में, बोलो बोलो बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बारे में। सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, फोकस करना, एकदम अच्छे से सुनना 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 सुनना। देखो पहला, सबसे पहला है एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। क्या होता है बोलो जल्दी से? टर्मिनेशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट कैसे कैंसल होता है? तो सबसे पहला है बेटा कि जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, जैसे भूवेश को मैंने अगर मान लो, मैंने भूवेश को अगर बेटा क्या वो कह रहा हूं मैं, अगर मैंने मान लीजिए भूवेश को यहां पर मैंने इसके लिए 2 दिन के लिए गाड़ी दिया था, तो इस चक्कर में मुझे बताइए भूवेश को क्या 2 दिन में ही गाड़ी का इस्तेमाल करना है क्या? हाँ सर। और उसके बाद क्या वो गाड़ी का इस्तेमाल कर पाएगा क्या? ना सर, नहीं कर पाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इसे बोला जाता है एक्सपायरी ऑफ दिस स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी कि 2 दिन के अंदर गाड़ी का यहाँ पर एक्सपायरी जैसे ही कंप्लीट हो गया वो पीरियड, भूवेश को गाड़ी मुझे लौटाना पड़ेगा। अगला, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस। मैंने सर गाड़ी दिया था यहाँ पर कि जो मेरा ये होके रखा है, पंचर होके रखा है ना, वो पंचर रिपेयर हो जाए। तो जैसे ही पंचर मेरा रिपेयर होगा, क्या गाड़ी मुझे लौटा दी जाएंगी क्या? हाँ सर, गाड़ी मुझे लौटा दी जाएंगी। तीसरा, by notice of the following cases, अगर बेली इनकंसिस्टेंट मैनर में एक्ट करता है, तो अगर सुनना, अगर भूवेश बेटा गाड़ी को इनकंसिस्टेंट मैनर में यूज करता है, तो मैं नोटिस दे सकता हूं बेली को, मैं बोल सकता हूं भूवेश को तूने गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, तू मुझे गाड़ी वापस लौटा। या जो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है ना, इसमें तो मैं कभी भी बोल सकता हूं कि मुझे तू गाड़ी को लौटा करके। इसके अलावा बाय डेथ ऑफ आइदर ऑफ बेलर या बेली, तो बेलर या बेली दोनों में से किसी की भी अगर डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैंसिल होता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी रिवर्स कर देना पड़ता है। जैसे गुड्स बेली के पास होंगे तो वापस बेलर को लौटा देना पड़ता है। या सर अगर मान लो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया बेटा, क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब जो गाड़ी थी, फॉर एग्जांपल भूकंप आया, भूकंप में गाड़ी तहस नहस हो गई, तो मैं बोलूंगा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। भूवेश ये नहीं बोल सकता अरे आपने तो वादा किया था मुझे गाड़ी देने का, पर गाड़ी अब तो कुछ बचे ही नहीं, सिर्फ चक्के बचे, अब चक्के ही दे दो करके, ऐसा नहीं बोल सकता। ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कैंसल। क्या होगा बोलो जल्दी से? कैंसल। बेलर या बेली किसी की भी डेथ हो गई तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कैंसल। मुझे क्या लगता है इस बार है ना, इसके ऊपर एक केस स्टडी बना के पूछेंगे ये लोग, है ना। ये बहुत प्यारा पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है ना, बहुत ही अच्छे पॉइंट है बेटा, जिसके ऊपर सर सवाल पूछेंगे और आपको बोलेंगे अब बताओ कौन किससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर बेलर या बेली दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है, तो इन दोनों केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैंसिल हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। और अगर वो टर्मिनेट हुआ तो उस केस के अंदर कोई भी किसको डैमेजेस देने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं देने वाला है। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे लीन के बारे में। सर लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है कब्जा। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से? लीन का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, तो देखो, लीन इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल द क्लेम इज सेटिस्फाई या डेट ड्यू टू हिम इज रिपेड। मतलब बेसिकली क्या बोल के रखा है? लीन का मतलब होता है एक पर्सन का अधिकार। क्या होता है बोलो जल्दी से? एक पर्सन का अधिकार। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉटल है बेटा, ये मान लीजिए ये बॉटल गौरी की है, मैं इस बॉटल के ऊपर कब्जा करके रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि गौरी के पास मेरे 500 रुपए है। अब गौरी जब तक मुझे वो 500 रुपए नहीं लौटाती है ना, मैं क्या करता हूं? मैं इस बॉटल के ऊपर कब्जा कर लेता हूं। इस कब्जे को बोला जाता है लीन। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? इस कब्जे को बोला जाता है लीन। समझ गए क्या? तो लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है एक पर्सन का राइट। क्या होता है बोलो? एक पर्सन का राइट, जहां पर वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। कब तक? आखिर कब तक रख सकता है? जब तक रख सकता है बेटा, जब तक क्लेम सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ओके, अब देखो, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीन के बारे में। सर ये टाइप्स ऑफ लीन में सबसे पहला पॉइंट आता है पर्टिकुलर लीन और दूसरा आता है जनरल लीन। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी के कागजात आपको दिया और मैंने आपसे कहा मुझे लोन दे दो। अब आप ध्यान रखना, जब तक मैं आपको लोन रीपे नहीं करता, आप वो प्रॉपर्टी के कागजात अपने पास रखते हो। या मान लो मैं गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कार का, मैं आपसे कहता हूं मुझे लोन दे दो, आप कहते हो क्यों लोन दूं? अगर मान लो तूने लोन डुबाया तो क्या करेगा? मैं कहा आप मेरी गाड़ी लेके चले आना करके।
अगर आपको इतना डाउट लग रहा है कि मैं आपका पैसा नहीं दे पाया, तो मेरे पास गाड़ी है, कार खड़ी है बाहर, उठा के लेके चले आना। अब मान लो अगर मैंने आपको लोन नहीं दिया ना, तो आप मेरे उस कार को उठा सकते हो, पर आप क्या मेरे टू व्हीलर को उठा पाओगे क्या? नहीं सर, टू व्हीलर को नहीं उठा सकते, सिर्फ कार को उठा सकते। इसे बोला जाता है पर्टिकुलर लीन। क्या बोला जाता है बोलो? पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर होता है, जैसे कार, जैसे घर, जैसे एक टू व्हीलर या मोबाइल फोन, ऐसे एक पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर होता है। तो यहां पर क्या होता है, एक पर्सन के पास राइट टू रिटेन होता है ऑफ पर्टिकुलर गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्लेम इज ड्यू। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने कार लोन दिया था, आपने कार लोन पे नहीं किया, बैंक आपके कार को उठा के लेके चले जाएंगे। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर लीन। बैंक आपके घर पे कब्जा नहीं कर सकती, बैंक आपके गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी नहीं ले सकती। मतलब यहां पर बेली ने रेंडर किया था कोई सर्विस जिसके अंदर लेबर या स्किल इन्वॉल्व थी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, ही हैज राइट टू रिटेन सच गुड्स। अब इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 10 ग्राम सोना दिया बेटा सोनार को, ज्वेलर को, मैंने उसको बोला मुझे एक बैंगल क्रिएट करके दे, है ना, उसने एक बैंगल बना के दिया उससे। अब मैं उसका लेबर का खर्चा है मान लो 10,000 रुपए, मैं जब तक उसको 10,000 रुपए नहीं देता हूं ना, वो उस बैंगल के ऊपर कब्जा करके रख सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इसे बोला जाता है पर्टिकुलर लीन। जहां पर बेली ने रेंडर किया है सर्विसेज, मतलब ज्वेलर ने रेंडर किया है सर्विसेज, ज्वेलर ने रेंडर किया है सर्विसेज, और समझना और समझना समझना समझना, मैंने उसको उसके पैसे नहीं दिया, और मैंने उसको उसके पैसे नहीं दिया, तो उसने जिस पर्टिकुलर गुड्स पर काम किया वो उसको लीन करके रख सकता है। मान लो मैंने पंचर मैन के दीपक ने 100 रुपए नहीं दिए होते, तो पंचर मैन गुड्स को अपने पास रख लेता। इसे भी मैं नाम देता हूं पर्टिकुलर लीन का। किसका नाम देता हूं बोलो जल्दी से बच्चों? पर्टिकुलर लीन का नाम देता हूं। क्या आपको ये बातें समझी क्या? नहीं, मुझे बोलो ना जल्दी से, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर हो गई क्या? यस। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? आप बोल नहीं रहे यार, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ सर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है क्या? एकदम बढ़िया से आपको सारी बातें, बढ़िया से एकदम सारी बातें आपको समझ में आई है क्या? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो मुझे। यस। चलो आ जाओ, आगे बढ़े। आओ आओ आओ, सुनो। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सर? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल लीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों? जनरल लीन के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सर ये जनरल लीन का मतलब क्या होता है? जनरल लीन का मतलब होता है कि यहाँ पर राइट टू रिटेन गुड्स केवल और केवल डिमांड जो अराइज हो रही है आउट ऑफ द गुड्स उसके लिए नहीं है, बट फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट इन फेवर ऑफ सर्टन पर्सन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो, सुनो सुनो सुनो। मान लो ये बैंक है, और यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए। कौन है बोलो? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने बेटा यहाँ पर मान लो एग्जांपल के लिए गोल्ड दिया अपना। कितना? 1 किलो गोल्ड दिया, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा बट ठीक है दिया। अब बैंक ने इसको क्या दिया? बैंक ने इसको लोन दिया 10 लाख रुपए का, इस गोल्ड के भरोसे। ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड की कीमत ज्यादा है, लोन अभी कम है। फिर इसके बाद बेटा एक लोन टू आता है, बैंक कहता है कि हम इसके लिए भी गोल्ड को ही गिरवी बनाएंगे करके, ठीक है ना। फिर मान लो लोन वन पे हो गया, तो अब लोन टू बचा हुआ है बेटा। अब लोन टू बचा हुआ है तो क्या गोल्ड वापस कर देंगे? क्या नहीं करेंगे सर। ध्यान रखना है, अगर बैंक जब भी लोन दे और बैंक ऐसे बोले कि इसके ऊपर हम लोग लीन जो है ना वो गोल्ड को बनाते हुए चलेंगे, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे सर? उस केस के अंदर इसको जनरल अकाउंट बैलेंस बोला जाता है। मतलब सर जितना भी लोन ड्यू होगा बैंक के टूवर्ड्स, जब तक पूरा अमाउंट, एक छोटा पाई पाई अमाउंट पे नहीं हो जाता, छोटा से छोटा अमाउंट पे नहीं हो जाता, तब तक
क्या हम लोग यहाँ पर गोल्ड वापस करेंगे क्या? नहीं सर, वापस नहीं करेंगे। इसे बोला जाता है जनरल लीन। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे बोला जाता है जनरल लीन। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलिए आइए ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या कहता है? मान लो जैसे सुनिए, मैं बात करूंगा यहाँ पे किसके बारे में? सर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पीपी सर के बारे में। इसके बारे में बोलो जल्दी से। पीपी सर के बारे में क्या हुआ था बेटा? मान लीजिए जो पीपी सर है ना, पीपी सर का क्या हो जाता है? पीपी सर का फोन गुम जाता है। क्या हो जाता है बोलो जल्दी से? फोन जो है ना वो खो जाता है, मार्केट में कहीं घूम जाता है। अब ये जो फोन है, ये फोन की कीमत कितनी है? फोन की कीमत है 30,000 रुपए। और ये फोन किसको मिलता है बेटा? ये फोन मेरे को मिलता है। तो मुझे बताइए सर मैंने क्या करना चाहिए? तो याद करो यूनिट नंबर 6 में अपन ने पढ़ा था कि आईजी सर आपने सिम निकाल के फोन को यूज करना चाहिए। नहीं नासपीटो, मैंने फोन को ट्रू ओनर को वापस करना चाहिए। यानी कि मैं पीपी सर को ढूंढूंगा और उनको फोन को वापस करूंगा। क्या? हाँ सर, उनको फोन को वापस करूंगा। मतलब देखो, वेयर पर्सन फाइंड्स द गुड्स विच डज नॉट बिलोंग टू अनदर, तो उसे बोला जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या बोला जाता है बोलो? फाइंडर ऑफ गुड्स। और ये मेरी ड्यूटी है बेटा कि मुझे ट्रू ओनर को ढूंढना है और सरेंडर करना है गुड्स को। क्या करना है बोलो? मुझे ट्रू ओनर को ढूंढना है और सरेंडर करना है गुड्स को। अब जो फाइंडर ऑफ गुड्स है ना, इसका पास कोई राइट नहीं होता बेटा टू स्यू दी ओनर। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है? पीपी सर का फोन गुम गया था 30,000 रुपए का। अब सुनना सुनना सुनना, अब मैं जो पीपी सर को ढूंढूंगा, मान लो मैंने 2,000 रुपए का एक्सपेंस खर्चा किया बेटा पीपी सर को ढूंढने के लिए। मैं अब इतने गर्मी में बेटा मैं क्या टू व्हीलर पे घूमूंगा क्या? मैंने भी कैब किया और मैं इधर उधर पीपी सर को ढूंढ रहा था। तो मेरा 2,000 रुपए का क्या हुआ? मेरा 2,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ बोलो? मेरा 2,000 रुपए का खर्चा हुआ। तो क्या मैं इस खर्चे को, एक्सपेंस को पीपी सर से क्लेम कर सकता हूं क्या? इसका जवाब है कि मैं पीपी सर से क्लेम कर सकता हूं। बट एक बात ध्यान रखना, समझना बात को, एक बात ध्यान रखना, मैं जो फाइंडर हूं ना, मैं पीपी सर को इस 2,000 के खर्चे के लिए केस कर सकता हूं क्या? नहीं सर। पर मैं गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता हूं क्या? मैं पीपी सर को बोलूंगा मैं आपका फोन वापस ही नहीं करूंगा जब तक आप मुझे 2,000 रुपए नहीं देंगे। माना मैं पीपी सर के ऊपर केस नहीं कर सकता, पर मैं पीपी सर को गुड्स रिटेन करके रख सकता हूं क्या? हाँ सर। इसके अलावा ये पीपी सर के फोन में ना 2 बिटकॉइन थे बेटा। क्या थे बोलो जल्दी से? 2 बिटकॉइन और उसके पासवर्ड, वो सब चीजें थी। तो पीपी सर बोलते हैं जो भी फोन को ढूंढेगा उसको मैं 20,000 का रिवॉर्ड दूंगा। क्या दूंगा बोलो? 20,000 का रिवॉर्ड दूंगा। मुझे बताइए क्या मैं ये रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता हूं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, मैं पीपी सर से इस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता हूं। मतलब कि अगर ओनर ने बेटा कोई रिवॉर्ड घोषित किया है तो मैं केस कर सकता हूं पीपी सर के ऊपर कि मुझे क्या दो? वो रिवॉर्ड दो। बट इस और गुड्स को इसके लिए रिटेन भी कर सकता हूं। अब जब तक पीपी सर मुझे 20,000 का रिवॉर्ड नहीं देते, मैं 20,000 के लिए केस भी कर सकता हूं, या मैं 20,000 के लिए पीपी सर का फोन अपने पास भी रख सकता हूं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकता हूं। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। मैं बिल्कुल बिल्कुल रख सकता हूं। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? मुझे जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? यस सर, एब्सोल्युटली इतनी बातें क्लियर है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब देखो क्या, लेकिन सर मुझे बताइए क्या मैं पीपी सर के जो गुड्स मुझे मिले क्या मैं इसको बेच सकता हूं क्या? तो देखो मैंने बेटा बहुत ढूंढा पीपी सर को, और ढूंढने पर भी अगर वो मुझे नहीं मिलते हैं तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पे मैं पीपी सर के इस फोन को बेच सकता हूं। पहला, अगर गुड्स जो है वो पेरिशिंग नेचर के, मान लो फोन के जगह अगर पीपी सर के, मुझे यहाँ पे मान लीजिए पीपी सर मार्केट में गए थे और वो आलू प्याज का थैला भूल गए बेटा, तो पेरिशिंग गुड्स हो गए जो खराब हो जाते कुछ समय बाद। तो अगर गुड्स पेरिशिंग नेचर के तो मैं उसको बेच सकता हूं। या मान लो फोन है और मैंने पीपी सर के जो ढूंढने के चार्जेस है ना बेटा, वो 2/3 ऑफ वैल्यू जितने हो गए, कितने हो गए बोलो? 2/3 ऑफ वैल्यू। जैसे 30,000 का फोन है और इसका 2/3 कितना होगा? 20,000 रुपए। और मान लो पीपी सर को ढूंढने का खर्चा 20,000 या उससे ज्यादा का हो गया, तो लॉफुल चार्जेस जो ढूंढने के, अगर मैंने क्या कर दिया वो 2/3 ऑफ वैल्यू या उससे ज्यादा हो गया, तो उस केस के अंदर मैं बेच पाऊंगा।
दो केसेस है बेटा जब मैं फोन को बेच सकता हूं। पहली बात, अगर वो पेरिशिंग नेचर का है, फोन तो पेरिशिंग नेचर का नहीं होता, पर दूसरे गुड्स पेरिशिंग नेचर, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें पेरिशिंग नेचर की होती हैं। लेकिन अगर पीपी सर को ढूंढने के खर्चा, जिसे लॉफुल चार्जेस बोलते हैं, अगर ये बेटा 2/3 ऑफ वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो उस केस के अंदर मैं फोन को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता हूं। सर फोन को बेच के 30,000 आएंगे तो 20,000 मैं रखूंगा, 10,000 रुपए पीपी सर को दूंगा। समझे क्या? 10,000 रुपए किसको दूंगा? पीपी सर को दूंगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? नहीं नहीं बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? यस सर। सर अगर आपको रिवॉर्ड की नॉलेज ना हो तो आप नहीं ले सकते ना रिवॉर्ड, वो कैसे ले सकते हैं, है ना? मुझे नॉलेज तो होना चाहिए कि ऑफर किया गया है करके मार्केट में। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो मैं कैसे उसको एक्सेप्ट करके रिवॉर्ड को क्लेम कर पाऊंगा, है ना? वो तो मुझे पता होना ही चाहिए। दैट्स द बेसिक थिंग, है ना? चलो डन है क्या? बोलो 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 जल्दी से, डन है क्या? फिर मैं आखिरी पेज के ऊपर चलता हूं और इसके बाद अपना ये चैप्टर भी पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो रहा है। चलिए सर आ जाओ। अब मैं बात करूंगा अगले पॉइंट के बारे में, जहां पे मैं आपको प्लेज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा। सर ये प्लेज का मतलब क्या होता है, सुनना, देखो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं बात करूंगा मिस्टर ए के बारे में। सर मिस्टर ए को है ना लोन चाहिए था। अब मुझे बताइए, मिस्टर ए को लोन क्या कोई भी दे देगा क्या? जैसे मान लो कोई बैंक होगा या कोई मनी लेंडर होगा, क्या वो फुकट में मिस्टर ए को 10 लाख रुपए का लोन देने वाला है क्या? नहीं सर। बदले में वो क्या मांगने वाला है, बोलो जल्दी से। बदले में वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर मांगने वाला है। अब मिस्टर ए ने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी के तौर पर क्या दे दिया, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स दे दिया। क्या दे दिया? बोलो, गोल्ड के ऑर्नामेंट दे दिया किसको? बैंक को या मनी लेंडर को? बैंक को या मनी लेंडर को। तो ऐसे केस के अंदर मैं बोलूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इस कॉन्सेप्ट को प्लेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो प्लेज। यहां पर मिस्टर ए होते हैं प्लेजर, जो गुड्स को दे रहे हैं उन्हें प्लेजर बोला जाता है, और जिन्हें गुड्स दिया जा रहा है उन्हें बोला जाता है प्लेजी। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से, प्लेजी उन्हें कहा जाता है। तो देखो, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, जब आप गुड्स को सामने वाले के पास गिरवी रखते हो फॉर द पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो उसे प्लेज बोला जाता है। जैसे गांव के केस में जनरली लोग है ना गाय या भैंस, इसको बेटा गिरवी रखते हैं। अब गाय भैंस को भी क्योंकि गुड्स माना जाता है, तो ऐसे केस के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट प्लेज के अंदर ही आता है। क्या? बिल्कुल सर। अब प्लेजर को ही कॉन्सेप्ट, प्लेजर का ही नाम होता है पॉनर। क्या नाम होता है? बोलो जल्दी से, पॉनर। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से मुझे, पॉनर उसे कहा जाता है। तो प्लेजर को ही अपन नाम देते हैं यहाँ पर पॉनर, और जो प्लेजी का कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्या बन जाता है? पौनी बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो जल्दी से, पौनी बन जाता है। समझे क्या आप बात को? ओके। तो सर बेसिकली ये होता है कि जो यहां पर पॉनर है ना, वो व्यक्ति गुड्स को देता है किसको? सामने वाले मनी लेंडर या बैंक को, जो बदले में लोन या कुछ देने वाला है, और वो बन जाता है पॉनर। और दूसरा व्यक्ति क्या बन जाता है बेटा? दूसरा व्यक्ति बन जाता है पौनी। क्या बन जाता है? बोलो जल्दी से, दूसरा व्यक्ति बन जाता है यहां पर पौनी। समझे क्या? यस ओके। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में। सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या कहता है? कुशल क्या हो गया बेटा आपको? आई रियली वांट टू थैंक यू अ लॉट बिकॉज़ योर स्पेशल 26 सीरीज वाज एबल टू क्लियर फाउंडेशन एंड आई डेंट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। आइए अब देखो, आ जाओ अगले वाले पॉइंट के ऊपर। मेरे हिसाब से लैग वैग तो नहीं है ना? लैग वैग नहीं है ना? सब कुछ बढ़िया है ना? एक कौन है रे, इसको हटाओ, झूठा अफवाह फैला रहा है। अच्छा, बिठा दिया, ये डर हमें अच्छा लगा। आओ देखो, अब मैं बात करूंगा एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में। सर ये एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या कहता है? सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या क्या एसेंशियल्स है? तो देखो, जो भी बेलमेंट के एसेंशियल्स है वो इसके अंदर होना चाहिए। फिर देखो, यहां पर जो बेलमेंट है ना, वो एज अ सिक्योरिटी के तौर पर किया जा रहा है। किसके तौर पर? बोलो, सिक्योरिटी के तौर पर। सर सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है प्लेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स यहां पर मेन सब्जेक्ट मैटर है जिसको गिरवी रखकर गुड्स लिए जा रहे हैं। फिर
गुड्स जो प्लेस्ड है ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए क्या? हाँ सर, ये कोई फ्यूचर या कंटिंजेंट गुड्स नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्टिंग गुड्स होना चाहिए। और सर यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए प्लेजर से प्लेजी को। क्या कहा मैंने? बोलो, प्लेजर से प्लेजी को गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए क्या? हाँ सर, प्लेजर से प्लेजी को गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, प्लेजर से प्लेजी को गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए। डन है इतना? क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर बोलो मुझे, क्या आपको ये पॉइंट एकदम फैंटास्टिक तरीके से क्लियर है? तो अपन ने प्लेज का पॉइंट पढ़ा, फिर मैंने अभी आपको पढ़ाया कुछ ऐसे एसेंशियल जो प्लेज के अंदर होने चाहिए। अब हम लोग कुछ ड्यूटीज पढ़ेंगे पॉनर की, फिर हम लोग राइट्स ड्यूटीज पढ़ेंगे, और फिर राइट्स पढ़ेंगे पॉनर और पॉनी दोनों के, और उसके बाद अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले लेकिन एक अलग टॉपिक है, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, फिर ये ड्यूटीज एंड राइट्स के ऊपर चलेंगे। प्लेज बाय नॉन ओनर। सर कभी कभार जो प्लेज अगर कोई नॉन ओनर, मतलब जिसके पास गुड्स का टाइटल नहीं है ना, वो भी कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ सर, वो भी कर सकता है अगर वो गुड फेथ में करता है। तो कौन कौन? मर्केंटाइल एजेंट। सर अगर मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स है विद द परमिशन ऑफ द ओनर या विद द परमिशन ऑफ द कंसेंट ऑफ द ओनर, तो अगर वो गुड्स को प्लेज करता है तो ये बिल्कुल वैलिड माना जाता है। ठीक है सर, किसी पर्सन के पास पोजीशन है अंडर दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको पता है अनलेस एंड अनटिल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट रिमेंस वैलिड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गौरी के दिमाग पर ऐसे बंदूक रखा और मैंने गौरी से, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने गौरी से फोन छीन लिया, उसका फोन ले लिया मैंने, 5,000 रुपए दे दिया, फोन ले लिया, फोन था 50,000 रुपए का। अब मैं इस फोन को अगर बैंक के पास गिरवी रखूं और अभी तक गौरी ने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया है, तो मैंने जो बैंक के पास फोन रखा, क्या ये वैलिड माना जाएगा? क्या हाँ सर ये वैलिड माना जाएगा। तीसरा, बाय पॉनर हु हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। अब देखो क्या बोल के रखा है, ऐसा पॉनर जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट है। मान लो एक कार है बेटा जिसके अंदर 50% मैं ओनर हूं, 50% एमवी सर ओनर है। मतलब 6 लाख रुपए की कार है, 3 लाख रुपए मैंने लगाए, 3 लाख एमवी सर ने लगाए। अब एमवी सर इस कार को गिरवी रख सकते हैं, लेकिन 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए से ज्यादा के लिए रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं सर। इसके अलावा अगर को ओनर इन दी पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ ओनर, मतलब क्या बोल के रखा है सर, अगर कोई को ओनर है जिसके पास, को ओनर मतलब दो या दो से ज्यादा ओनर है बेटा किसी एक प्रॉपर्टी के, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति गुड्स, जिसके पास गुड्स है, जिसके पास ये गुड्स रखे हुए हैं, क्या वो उसको प्लेज कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। और आखिरी में सर, बायर या सेलर जिसके पास भी गुड्स का पोजीशन है, वो भी इसको प्लेज कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। जिसके पास पोजीशन है वो प्लेज कर सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो, जिसके पास पोजीशन है वो प्लेज कर सकता है, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? यस, ठीक है। इसके अंदर ये जो पहले दो पॉइंट है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अंदर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वाला पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। और बाकी अगर मैं चर्चा करूं तो बाकी ऐसे जितने कोई बहुत खतरनाक वाले पॉइंट इसके अंदर नहीं आते। ये राइट टू मिक्स वाला एक बार का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये एक्रीशन के ऊपर भी सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है ना, ये एक्रीशन वाला आता है। बाकी 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 तो ऐसे इतने सवाल नहीं बनते। आओ अब देखो क्या सर, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ ड्यूटीज ऑफ पॉनर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, पॉनर की क्या क्या जिम्मेवारी होती है? डेट को पे करने की पहली जिम्मेवारी है कि टाइमली जो भी आपने लोन लिया है उस लोन को पे करो। दूसरा, अगर पौनी को कुछ भी खर्चे हुए हैं आपके कारण तो उसको इंडेमनीफाई करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने गोल्ड लोन लिया हूं, एग्जांपल के लिए मैंने गोल्ड लोन लिया हूं, तो मैं गोल्ड दूंगा बैंक को। अब सीधी सी बात है, अगर मैं गोल्ड दूंगा बैंक को तो बैंक क्या एक ड्रॉअर में रखेंगी क्या? नहीं सर, कोई भी चोर आके लेके जा सकता है, तो बैंक उसको लॉकर में रखती है। अब लॉकर में रखी तो लॉकर का खर्चा होगा, बैंक उस लॉकर का खर्चा आपसे वसूलती है बेटा। समझे आप बात को? अब बैंक थी पौनी, पर बैंक के जो खर्चे हुए गोल्ड को संभालने के, वो भी कौन दे रहे हो? वो भी आप दे रहे हो। इसे बोला जाता है इंडेमनीफाई करना पौनी को। सर ये तो गलत है, ठीक है ना, गलत है, मत लो लोन। लोन की जरूरत किसको है? आपको। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा क्या? मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको मस्ती, आपको नहीं चाहिए लोन तो मत लो ना, आप अपना गोल्ड अपने पास रखो, बेच दो गोल्ड को, फिर पैसा कमा लो, फिर वापस खरीद लेना, वो आपकी चॉइस है। पर अगर आपको हमसे गोल्ड लोन चाहिए तो आपको उसको रखने के चार्जेस देने पड़ेंगे क्या? यस सर, देने पड़ेंगे। मनमानी है पर क्या कर सकते हैं। अब देखो, गंदा है पर धंधा है। डिस्क्लोज ऑल दी फॉल्ट्स। सर अगर गुड्स के अंदर कोई फॉल्ट है बेटा तो ये मैंने डिस्क्लोज करना चाहिए। सर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगते हैं तो मैंने उसको भी पे करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करना चाहिए।
सर मुझे एक बात बताइए, पे एनी डिफिसिट इफ पॉनी सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ पॉनर। अब मान लो मैंने गोल्ड दिया था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी बेटा, और मैंने लोन लिया था 80,000 रुपए का, अब वो ब्याज पकड़ के 1,05,000 हो गया। अब जब गोल्ड बिका तो मान एग्जाम्पल के लिए वो 90,000 में बिका, गोल्ड के दाम कम हो गए, कभी होने नहीं वाले पर कम हो गए, 90,000 में बिका। अब यहां पर अब आप सोच के देखो, 15,000 का डेफिसिट आ गया पौनी का। अरे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, मेरे अब लोन लेना है, मेरे को लोन के पैसे लेना है 1,05,000, और गोल्ड कितने में बिक रहा है, 90,000 रुपए में, मतलब 15,000 का घाटा हो गया। तो 15,000 के घाटे को क्या वो वसूल कर सकता है क्या पॉनर से? हाँ सर, वसूल कर सकता है, ऐसा इसका मतलब होता है। यानी कि सर जो भी डेफिसिट होगा ना वो आपको पे करना पड़ेगा। सर पॉनर को जो भी डेफिसिट होता है वो क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों, पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ओके, अब देखो ड्यूटीज ऑफ पॉनी सेम एज बेली, जो अपन ने बेली की ड्यूटीज पढ़ी थी वो सेम पॉनी की ड्यूटीज होती है। अब आ जाओ राइट्स ऑफ पॉनी या प्लेजी के बारे में पढ़ते हैं। सर बैंक वालों के क्या क्या राइट है, तो देखो पहला, राइट टू रिटेन दी प्लेज गुड्स। पहला है कि बैंक वाले गोल्ड को अपने पास रख सकते हैं जब तक गोल्ड का, जब तक लोन का पैसा, उसके ऊपर के ब्याज का पैसा और अलग खर्चे जब तक नहीं आ जाते, लोन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट और ये लॉकर के एक्सपेंसेस, जब तक ये पूरे पैसे जो मेरे को लॉफुली ड्यू होते हैं, जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं दे देता ना, तब तक मैं गुड्स को क्या करके रखूंगा, तब तक मैं गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखूंगा। क्या करके रखूंगा बोलो बच्चों, तब तक मैं गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखूंगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या? यस। दूसरा सर, राइट टू रिटेन सब्सिक्वेंट डेट्स। सर पौनी जो है ना वो रिटेन कर सकता है गुड्स को फॉर एनी डेट प्रॉमिस अदर देन डेट या प्रॉमिस विच वेर प्लेज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, मैंने बैंक को गोल्ड दिया, बैंक ने मुझे लोन दिया, मैंने एक और बार उसके बाद लोन लिया बेटा। अब ध्यान रखना, अगर मैं पहला लोन चुका देता हूं तो बैंक को मुझे गोल्ड वापस करना पड़ेगा, बैंक दूसरे लोन के लिए गोल्ड को गिरवी नहीं रख सकती। हाँ, अगर मेरी और बैंक की स्पेसिफिक बात हुई है दूसरा लोन लेते वक्त भी कि वो जो गोल्ड है ना वो आप दूसरे लोन के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो, तब बैंक उसको रखेंगी। अदरवाइज पहला लोन मैंने जैसे ही चुकाया, यहां पर बैंक को क्या देना पड़ेगा, बैंक को मुझे पैसा देना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। समझे क्या? यस। तीसरा, Pawnee's right to extraordinary expenses incurred does not have right to retain but can sue pawnee for such expenses। तो देखो क्या सर, जैसे लॉकर का खर्चा आया, तो लॉकर का खर्चा आया तो वो गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं क्या? सर गुड्स को रिटेन, समझना, मैं अगर लॉकर का खर्चा नहीं दे रहा हूं बैंक को, तो बैंक गोल्ड को अपने पास नहीं रख सकती उसके लिए। हाँ, मेरे ऊपर केस कर सकती है वो खर्चों को रिकवर करने के लिए, बट अपने पास गोल्ड को रख सकती है क्या? नहीं सर, नहीं रख सकती है। इसके अलावा पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। सर मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर पॉनर ने लोन का पैसा नहीं चुकाया तो पॉनी गुड्स को क्या कर सकती है, बेच सकती है क्या? हाँ सर, लेकिन उसको एक बार पॉनर को बताना पड़ेगा, देख अगर तूने पैसा नहीं दिया ना बेच दूंगे हम, समझ रहे, हम बेच देंगे, हम कह दे रहे हैं तुमसे हम बेच देंगे करके, दे दो ऐसा, इसे ऐसा नोटिस, इसे बोला जाता है नोटिस देना। मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को बताओ यार, एक बार डायरेक्टली बेच मत दो, आप सीधा बेच दोगे मार्केट में जाके, ऐसा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आप पहले उसको इन्फॉर्म करो, और इन्फॉर्म करने के बाद क्या आप उस गुड्स को बेच पाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप उस गुड्स को बेच पाएंगे। क्या कहा मैंने, बोलो? बिल्कुल बिल्कुल आप उस गुड्स को बेच पाएंगे। समझे क्या? सभी लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? है ना? यस सर। चलो आओ यहाँ पर ध्यान दो। नील सेठी कह रहे यूनिट 7 हो गया है क्या? नहीं नहीं बेटा, हम डायरेक्टली यूनिट 8 कर लेते हैं, हम हमारे मन में जो आ रहे हैं हम वो कर रहे हैं। अभी कल मैं सीधा आपको सोगा पढ़ा दूंगा या सीधा आईआरएफ पढ़ा दूंगा, यूनिट 9 की ऐसी की तैसी, ऐसे है ना? आओ चलो, आओ अगला, राइट्स ऑफ पॉनर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? राइट्स ऑफ पॉनर के बारे में चर्चा करेंगे। सर ये सेम होता है एज अ बेलर, लेकिन राइट टू रिडीम गुड्स प्लेज आफ्टर पेमेंट ऑफ डेटर या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मैं लोन का पैसा वापस कर दूं ना तो मैं अपने गुड्स को वापस क्लेम कर सकता हूं, ऐसा पॉनर कहता है। कौन कहता है बोलो जल्दी से? ऐसा पॉनर कहता है कि मेरे पास अधिकार है कि अगर मैंने आपको आपका लोन का पैसा वापस कर दिया ना, अब आप चुपचाप मुझे क्या दे देना, अब आप चुपचाप मुझे मेरे गुड्स दे देना। क्या दे देना बोलो? अब आप चुपचाप मेरे गुड्स मुझको दे देना। समझ में आया क्या? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? एकदम फैंटास्टिक रिवीजन आपका हो गया है, जल्दी से बोलेंगे मेरे को, है ना? यस।
रिवीजन पसंद आया तो लाइक जरूर करना बेटा, और इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, ये हमारी सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर की टीम है। जाने से पहले बस कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं कि हमारी सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर की टीम है बेटा, जिनसे आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं ultimateca.com के ऊपर फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच की मदद से। एक बात बता दूं, ये जो लेक्चर्स है, अब हमारा यूनिट नंबर 9 परसों होने वाला है, यानी कि 10 अप्रैल को हमारा शाम में 5:30 बजे लाइव होगा। यूनिट नंबर 9 को 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ओके, अगला, इसके अलावा स्पेशल 26 के रिवीजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर कोई बच्चा है बेटा जिसको बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और अगर एग्जाम को अभी 2 महीने से कम बचे हुए, तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल कीजिएगा, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। और अगर 2 महीने से ज्यादा बचे और आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो आप रेगुलर बैच को जरूर से अटेंड कीजिएगा, ultimateca.com के ऊपर अवेलेबल है। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, जरूर से आप अपने जूनियर्स को या आपके कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, आप जरूर से हमारे क्लासेस के बारे में उन्हें सजेस्ट कीजिएगा, अगर आपको रिविजन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है तो। एक बात दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूं, दोनों जगह 100% कवरेज होता है। यहाँ पर 81 आवर्स में, यहाँ पे 140 आवर्स में। यहाँ एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल लिए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर भी पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व होती है। दोनों जगह सेम सॉल्विंग होता है। सर यहाँ पर क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं है, पर यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्पेशल 26 की रिवीजन सीरीज से आप रिवीजन कर सकते हैं। राइट, ओके।